नमस्कार साथियों। आज हम आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के एक महत्वपूर्ण विषय न्यू लिबरलिज्म यानी नवउदारवाद को विस्तार से समझेंगे, जो वैश्वीकरण और आधुनिक आर्थिक नीतियों का प्रमुख आधार माना जाता है। देखिए, ये विषय यूजीसी नेट, यूपीएचसी, यूपीजीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी सभी बड़ी राजनीति विज्ञान की परीक्षाओं के लिए सिर्फ जरूरी ही नहीं है, बल्कि आज की दुनिया को समझने की एक तरह से चाबी है। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम एक लॉजिकल क्रम में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी जड़ को पकड़ेंगे, यानी इसके मतलब को समझेंगे। फिर देखेंगे कि इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ और कौन कौन से विचारक इससे जुड़े हैं। इसके बाद हम इसके प्रमुख सिद्धांतों, उदारवाद से ये कैसे अलग है, इसके क्या असर हुए और इसकी आलोचना क्यों होती है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में इसे भारत के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही सवाल कि जब हम कहते हैं नव उदारवाद, तो इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, नव उदारवाद को अक्सर उदारवाद का पुनरुद्धार कह दिया जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दरअसल एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य है प्रतिस्पर्धी बाजार को जीवन के हर एक क्षेत्र में फैलाना, कानूनों को बाजार के हिसाब से ढालना और हाँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखना। अब जरा इसके एक बड़े आलोचक डेविड हार्वे की इस परिभाषा पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि नव उदारवाद ये मानता है कि इंसान का भला तभी हो सकता है जब व्यक्तिगत उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन ये आज़ादी एक खास इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करती है, एक ऐसा ढांचा जहां निजी संपत्ति के अधिकार और मुफ्त व्यापार को सबसे ज्यादा मजबूती मिलती है। और इस ढांचे को बनाता कौन है? राज्य। और बस यही इस विचारधारा का सबसे दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। ये फ्री मार्केट स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात करता है, यानी मुक्त बाजार और मजबूत राज्य। यहाँ राज्य कमजोर नहीं होता, बल्कि उसकी भूमिका पूरी तरह बदल जाती है। अब उसका काम समाज कल्याण से हटकर बाजार के नियम बनाना, उन्हें लागू करना और अगर कहीं बाजार नहीं है तो उसे पैदा करना हो जाता है। चलिए अब इसके ऐतिहासिक विकास और उन विचारकों को देखते हैं जिन्होंने इस विचारधारा को गढ़ा है। देखिए, किसी भी आइडियोलॉजी को समझने के लिए उसकी ऐतिहासिक यात्रा को समझना बहुत जरूरी होता है। नव उदारवाद के विकास को हम मोटे तौर पर 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण था 1920 से 50 के बीच, जब ये साम्यवाद और नाजीवाद जैसी कलेक्टिविस्ट विचारधाराओं की प्रतिक्रिया में पैदा हुआ। दूसरा चरण 1950 से 80 का रहा, जब ये विचार यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स में पनप रहे थे। और असली मोड़ तो आया 1980 के बाद, जब रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर जैसे नेताओं ने इन विचारों को हकीकत में बदल दिया और इसे एक ग्लोबल पॉलिटिकल पावर बना दिया। पहले चरण के सबसे बड़े विचारक थे फ्रेडरिक हायेक। अपनी मशहूर किताब द रोड टू सर्फडम में उन्होंने एक बहुत ही मजबूत चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सरकारी योजना या सेंट्रल प्लानिंग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर देती है और समाज को गुलामी यानी सर्फडम के रास्ते पर धकेल देती है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, और यहाँ सबसे प्रभावशाली चेहरा थे मिल्टन फ्रीडमैन। उनकी किताब कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम का टाइटल ही उनका पूरा दर्शन बता देता है। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। उन्होंने मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरिज्म का सिद्धांत दिया। इसी वैचारिक धारा में रॉबर्ट नॉजिक जैसे विचारक भी हैं, जिन्होंने अपनी किताब एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में एक मिनिमल स्टेट यानी न्यूनतम राज्य की वकालत की। लेकिन एक सवाल है, क्या नव उदारवाद सिर्फ स्वतंत्रता की कहानी है? डेविड हार्वे ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ न्यू लिबरलिज्म में वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। उनके हिसाब से नव उदारवाद दरअसल 1970 के दशक में पूंजीपति वर्ग की घटती हुई शक्ति को फिर से स्थापित करने की एक राजनीतिक परियोजना थी। परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। तो अब तक हमने समझा कि ये क्या है और क्यों है। अब देखते हैं कैसे है, मतलब नव उदारवाद असल में किन नीतियों के जरिए लागू होता है। इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। ये नव उदारवाद के नीतिगत हथियार हैं। बाजार का शासन यानी हर चीज बाजार के हवाले, निजीकरण यानी सरकारी कंपनियों को बेचना, डीरेगुलेशन यानी कॉर्पोरेट सेक्टर से सरकारी नियंत्रण हटाना, मुक्त व्यापार, सार्वजनिक खर्च में कटौती जिसे ऑस्टेरिटी कहते हैं, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं पर खर्च कम करना, और हर समस्या के लिए व्यक्ति को ही जिम्मेदार मानना।
ये सभी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी कीवर्ड्स हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करता है कि उदारवाद और नवउदारवाद में आखिर फर्क क्या है। देखिए, एक बुनियादी अंतर तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही दिख जाता है। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो मानता है कि इंसान स्वभाव से अच्छा है और नैतिक प्रगति से देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। लेकिन नवउदारवाद ज्यादा यथार्थवादी है। ये मानता है कि देश तो स्वार्थी ही होते हैं, लेकिन WTO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसे नियम बना सकती हैं जिनसे उनके बीच सहयोग हो सके। और ये तुलनात्मक तालिका तो पूरी तस्वीर ही साफ कर देती है। चले साथ में देखते हैं। सबसे पहले राज्य की भूमिका पर नजर डालिए। क्लासिकल में न्यूनतम, वेलफेयर में हस्तक्षेपवादी और नव उदारवाद में बाजार बनाने के लिए मजबूत। अब अर्थव्यवस्था को देखिए। मुक्त बाजार, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था और फिर से डीरेगुलेटेड मार्केट। नव उदारवाद का मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता या सामाजिक समानता नहीं, बल्कि आर्थिक दक्षता और विकास है। तो भाई, जब ये सारी नीतियां दुनिया भर में लागू हुईं तो इसका नतीजा क्या निकला? यहां हमें एक संतुलित विश्लेषण करना होगा, क्योंकि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। इसके जो समर्थक हैं वो तर्क देते हैं कि नव उदारवादी सुधारों से आर्थिक विकास को बहुत रफ्तार मिलती है, रोजगार के नए नए मौके बनते हैं, सरकार की आय बढ़ती है और लोग अपनी शिक्षा और स्किल्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन वहीं इसकी आलोचनाएं भी बहुत गंभीर हैं। आलोचकों का मानना है कि इससे आय की असमानता बहुत तेजी से बढ़ती है, बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रभुत्व बढ़ जाता है, कल्याणकारी राज्य कमजोर हो जाता है और बार बार वित्तीय संकट आते हैं। इसकी जो वन साइज फिट्स ऑल वाली सोच है, मतलब एक ही नीति सब पर लागू कर दो, वो विकासशील देशों के लिए विनाशकारी हो सकती है और सामाजिक न्याय की गंभीर चिंताएं पैदा करती है। अब इस पूरी वैश्विक बहस को अपने देश भारत के संदर्भ में लाकर देखते हैं, जो हमारी परीक्षा और समझ दोनों के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। भारत में साल 1991 में जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG सुधार अपनाए गए, वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर नव उदारवादी मॉडल को लागू करने का सबसे बड़ा और सीधा उदाहरण है। एक बड़े आर्थिक संकट के जवाब में अपनाई गई इन नीतियों ने भारत की आर्थिक और सामाजिक दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और परीक्षा के लिए इस फ्लोचार्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये पूरे विषय का निचोड़ है। 1. अर्थ, उदारवाद का पुनरुद्धार, मुक्त बाजार, मजबूत राज्य। 2. विचारक, हायक और फ्रीडमैन इसके समर्थक, हार्वे इसके आलोचक। 3. विशेषताएं, निजीकरण, डीरेगुलेशन, मुक्त व्यापार। 4. तुलना, ये शास्त्रीय और कल्याणकारी उदारवाद दोनों से अलग है। 5. प्रभाव, यानी विकास बनाम असमानता की बहस। और 6. भारतीय संदर्भ, 1991 के LPG सुधार। और अंत में एक सवाल जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या मिनिमम गवर्नमेंट और बाजार की दक्षता को बढ़ाने की कोशिश सच में मैक्सिमम गवर्नेंस और समाज के हर सदस्य का कल्याण सुनिश्चित करती है? ये सवाल नव उदारवाद के वादों और उसकी हकीकत के बीच के तनाव को साफ साफ दिखाता है। यदि ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि राजनीति विज्ञान के जटिल विषयों पर ऐसी ही विश्लेषणात्मक चर्चा आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।